हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम पढ़ रहे हैं एसपीएम बिकॉज एसपीएम का पेपर सबसे पहले है। हमारा 13 को पेपर है और नेक्स्ट वीक पेपर है, तो उसके लिए हम अब एसपीएम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो हमने अभी तक सारा इतना पोर्शन सारा कवर कर लिया, यूनिट 1 यूनिट 2। अब हम करेंगे रिस्क मैनेजमेंट, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो इसको वीडियो में कवर करेंगे। और उसके बाद यूनिट 3 और यूनिट 4, ये दोनों यूनिट्स के मेरे पास नोट्स नहीं हैं, तो मैं खुद भी इसको चैट जीपीटी से करवाऊँगी यहाँ पे वीडियो पे भी। बट स्टे ट्यून्ड। और हम पहले इस वीडियो के आने के बाद मैं पहले यूनिट 4 की वीडियो अपलोड करूँगी और उसके बाद मैं यूनिट 3 अपलोड कर दूँगी पूरी, क्योंकि ये 3 पार्ट्स में बनेगी ये यूनिट भी, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी है। ये 2 यूनिट्स ज़्यादा बड़ी हैं आपकी, 2 और 3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम आज करेंगे रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, नेचर ऑफ रिस्क देखेंगे, रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, रिस्क एनालिसिस कैसे होता है, और हम रिस्क को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। सो रिस्क सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डिफाइन से। रिस्क मैनेजमेंट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, evaluating, handling threats or risk that have an effect on finances, capitals, and overall operation of an organization. These risks can come from different areas such as financial instability, legal issues, errors, and strategical planning, एक्सीडेंट्स एंड नेचुरल डिज़ास्टर। तो रिस्क आपकी किसी भी तरह से आ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी है इस चीज़ को। अब आता है कि रिस्क मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले जो रिस्क मैनेजमेंट हमारा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार होता है कि अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं हमारे पास, जो हम नहीं चाहते हुए भी कई बार हो जाता है। और वो छोटे से बड़े क्राइसिस किसी भी टाइप के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं बोल रही हूँ कि मेरा इंटरनेट चलना एकदम से बंद हो गया, या कुछ ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट ने एकदम से इंटरनेट बंद कर दिया। कई बार लाइक हो जाती हैं ऐसी बातें भी, तो ये अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस है, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। या हमारा इन्वायरमेंट इशू की वजह से भी कई बार हम देखते हैं कि कई बार नेटवर्क्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो सारी एक अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस होती हैं। तो छोटे से बड़े टाइप के किसी भी टाइप के हम क्राइसिस देख सकते हैं। तो इसलिए हमारे को रिस्क मैनेजमेंट इसलिए हमारा इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम एक्टिवली अंडरस्टैंडिंग रख सकें, इवेलुएट कर सकते हैं, और हम प्लानिंग कर सकते हैं पोटेंशियल रिस्क की। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोटेक्ट द फाइनेंशियल हेल्थ, कॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस एंड ओवरऑल सर्वाइवल। अब हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं यहाँ पे। सपोज इन एन software development project, one of the key developers unexpectedly falls ill and is unable to contribute to the project and for an extended period। हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि हमारा कोई डेवलपर है, उसकी अनएक्सपेक्टेडली तबीयत खराब हो गई है, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट में काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब इसमें वन ऑफ द सॉल्यूशंस दैट द ऑर्गेनाइजेशन में है कि जो टीम है वो कोलैबोरेटिव टूल्स का यूज़ करे और प्रोसेसेस का यूज़ करे एज अ शेयर्ड वर्क बोर्ड्स और project management software to make sure that each member of the team is aware of all task responsibilities including those of teammates। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ रहेगी कि हमारा जो डेवलपर था उसका जितना काम है वो बाकी के टीम मेंबर्स आपस में बांट के कर लें, जिसमें वो टूल्स अपने डिवाइड कर ले और प्रोसेसेस को अपने डिवाइड कर ले, तो वो सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। An organization must focus on providing resources to minimize the negative effect of the possible events and maximum positive results in order to reduce effectively। ठीक है, उसके बाद आता है organizations can more effectively identify excess, mitigate major risk by implementing a consistent, systematic and integrated approach to risk management। अब रिस्क इन प्रोजेक्ट्स कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप्स के हमारे पास रिस्क होते हैं, जिसमें हमारे पास आते हैं एस्टिमेशन एरर्स, हमारे पास आते हैं प्लानिंग अजम्पशंस, नेक्स्ट आता है हमारे पास इवेंचुअलिटीज़, जिसमें अनफोर्सीन या अनप्लान्ड इवेंट्स हमारे जो हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं एस्टिमेटेड एरर्स क्या होते हैं। सम टास्क आर हार्डर टू एस्टिमेट देन अदर्स ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस और अनसर्टेनिटी इन नेचर ऑफ द टास्क। फॉर एग्जाम्पल, प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंटेशन कैन बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, but the tasks like program testing and debugging are harder to predict।
मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ कि डॉक्यूमेंटेशन तो इजी है, बट मेरे को ये नहीं पता कि कब कौन सा एरर आ जाए। एकदम से होता है कई बार, बहुत सारे एरर्स पॉपअप होने लग जाते हैं हमारे। अगर हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, या आप हम अभी लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो हमें एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है बीटेक वालों को, तो उसमें भी कई बार हम देखते हैं कि हमारे पास कई सारे बहुत एरर आ जाते हैं, एकदम से अनएक्सपेक्टेडली एरर आ जाते हैं। कि मोस्टली तो ऐसा ही होता है कि जब टीचर को दिखाना होता है प्रोजेक्ट तभी एरर्स आ जाते हैं ज़्यादा। तो और estimating errors occur due to inherent difficulties in predicting effort accurately, time, cost and resources accurately। जब हम चीज़ों को मतलब इस टाइम पे हमारे पास ज़्यादा एरर्स आते हैं जब हम अपने प्रिडिक्शंस, हमारे एफर्ट्स की, टाइम की, कॉस्ट की, रिसोर्सेज की एक्यूरेटली नहीं होती, तो इस वजह से चीज़ें हो जाती हैं कई बारी। तो these can be catered by comparing historical data with esteem to improve the accuracy। अब accuracy हम कैसे improve कर सकते हैं? बाय हम historical data, हमारे पास जो previous data है, अगर हम उसको compare करके चलें तो हम कहीं ना कहीं हम सोच सकते हैं कि हमारे जो errors हैं वो थोड़े बहुत reduce हो जाए और हमारी efficiency increase हो पाए और accuracy भी increase हो पाए। फिर रहता है planning assumptions। At each stage At each planning stage, assumptions are made such as use of particular design methodologies, integration of modules after coding. These assumptions turn out false. They may put the plan at risk। मतलब कई बार हम ना सोच के चलते हैं कि भाई सब चीज़ स्मूथली हो जाएगी और लास्ट में हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो कई बार होता है कि हमारी जो एजम्पशंस होती हैं वो फॉल्स हो जाती है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि इंटीग्रेशन में कोई इशू आ जाए। मे बी मेरा जो बैक एंड है वो उस टाइप के फ्रंट एंड के हिसाब से बना ही नहीं, या फ्रंट एंड मेरा बहुत ज़्यादा हैवी हो गया कि वो बैक एंड के साथ इंटीग्रेट ही नहीं हो पा रहा। तो इस टाइप की कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, कि हमने एज्यूम तो पहले कर लिया था कि लास्ट में हम इंटीग्रेट कर देंगे, देखा जाएगा, पहले हम दोनों चीज़ों को बना लेते हैं। अब लास्ट मोमेंट में दोनों चीज़ें इंटीग्रेट नहीं हो पा रही, तो वहाँ पे मेरी एजम्पशंस फॉल्स हो गई, तो उस वजह से जितना मेरा प्लान था वो सारा रिस्क में आ गया। ओके, ये सारा आता है। और इसके बाद आता है हमारे पास अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, जो हम नहीं सोच रहे थे बट वो हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दे रखे एग्जांपल्स जिसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस चेंज हो गई, क्लाइंट के पास से रिक्वायरमेंट्स ही चेंज हो गई। अब हम क्या करें, ये तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था क्योंकि प्रोजेक्ट पे आधा काम हो गया। यहाँ हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे टीम मेंबर्स की एब्सेंस, मैटरनिटी लीव का यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि मतलब लाइक किसी ने बेबी कंसीव कर लिया तो वो छुट्टी पे चले गई, या अगर मेल एम्प्लॉयज़ की मैं बात करूँ, उनको किसी भी रीज़न से छुट्टी लेनी पड़ी, उनकी तबीयत ख़राब हो गई या कुछ भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिले इन हार्डवेयर डिलीवरी। मतलब जो भी हमारा हार्डवेयर प्रोजेक्ट था उसकी डिलीवरी में डिले हो गया, जो हम नहीं चाह रहे थे, हमारे पास ही नहीं आया, तो हम काम कैसे करें स्टार्ट। फिर आ रहा है सच इवेंट्स में डिस्टर्ब द स्केड्यूल्स, इंक्रीज कॉस्ट एंड अफेक्ट द क्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास मैनेजिंग रिस्क, कि हम मैनेज कैसे कर सकते हैं रिस्क को। तो इसके लिए है हमारे पास रिस्क इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द एक्सपोजर टू चेंज ऑफ लॉस एंड फेलियर। इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी दैट अनएक्सपेक्टेड इवेंट में अकर which can negatively impact the project cost, schedule, and quality. In software projects, risk can arise due to uncertain estimations, false assumptions, or foreseen events. Risk management is a structured scientific process that uses the principles of decision theory, probability, utility theory to deal with uncertainties। ठीक है, रिस्क किसी भी चीज़ों से हो सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कई बार होता है कि हमने अज्यूम कुछ कर लिया, हो कुछ गया, या हमारे कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स अकर हो गए, तो उन सब चीज़ों को हमें किसी ना किसी तरह से मैनेज करना होता है। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज़ टू मिनिमाइज और अवॉइड द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ अनफोर्सीन events। This can either be done by identifying risk early or by preparing the contingency plan to handle the team effectively. Risk management is a sequence of steps that helps software team to understand, analyze and manage uncertainty. Risk management process consists of, यहाँ पे लिख ही नहीं रखा क्या कंसिस्ट कर रहा है।
A widely acceptable approach for risk management is Barry Boehm's risk management मॉडल. अब इसके लिए हम देखते हैं इसको थोड़ा सा जूम करके. इसमें सबसे पहले है मेरे पास रिस्क इंजीनियरिंग मैं करूँगी, जिसमें मैं क्या करूँगी, रिस्क एनालाइज करूँगी और रिस्क मैनेजमेंट करूँगी. तो रिस्क एनालाइज करने के लिए हमारे पास 3 हैं यहाँ पे. रिस्क आइडेंटिफाई करना कि रिस्क है क्या, उसको एस्टिमेट करना, उसको इवैल्यूएट करना. लास्ट में है हमारे पास मैनेज कैसे करेंगे, जिसके लिए हम प्लानिंग, कंट्रोल, मॉनिटरिंग, डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग करेंगे. सेम वही जो हम नॉर्मल अगर हमने वो पढ़ी है ऑब्जेक्ट वो भी पढ़ा है अगर हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो उसमें हमें मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, जिसमें हम मैनेजमेंट में सारे स्टेप्स करेंगे, जिसमें आपको प्लानिंग करनी है रिस्क की कि रिस्क है क्या, उसको कंट्रोल करेंगे, रिस्क मॉनिटर करेंगे और रिस्क के लिए हम डायरेक्टिंग करते हैं. और लास्ट में हम रिस्क स्टाफिंग करेंगे, जिसमें हम पीपल को हायर करेंगे हु कैन जस्ट मैनेज द रिस्क एंड डू द ऑल टास्क. अब जो रिस्क हैंडलिंग है हमारा वो 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड है, रिस्क एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट. तो रिस्क एनालिसिस में तो यही है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं, एस्टिमेट करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं. यही जो चीज़ है ना, ये जो मैंने बताई कि आपको आइडेंटिफाई करना है, वही चीज़ यहाँ पे सारा लिखा हुआ है. सो मैं अगेन इसको रिपीट नहीं करूँगी, हम आगे चलेंगे. अब आगे क्या लिखा है, क्वांटिफिकेशन, रिस्क क्वांटिफिकेशन और रिस्क एनालिसिस दोनों नाम से आ सकता है पेपर में, तो हम देख लेंगे इस चीज़ को. एंड रिड्यूसिंग रिस्क, ओके फाइन, हम ये देखेंगे यहाँ पे. रिस्क एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग, अंडरस्टैंडिंग पोटेंशियल इम्पैक्ट और द likelihood of identify risk on an organization. It helps to determine how serious a risk is and how to best manage or mitigate it. Risk analysis involves evaluating each risk probability, potential consequences और prioritize and manage them effectively. तो रिस्क एनालिसिस के हमारे पास क्या स्टेप्स है. सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करो कि आइडेंटिफाई करो रिस्क आ कहाँ पे रहा है, मतलब कौन से स्टेप पे आपको रिस्क ज़्यादा देखने को मिलेगा. रिस्क एस्टिमेशन एंड इवैल्यूएशन. और फिर है हमारे पास डेटाबेस क्रिएशन, मतलब रिस्क जो हमने बना लिया है उसके लिए हमें रिस्क के लिए डेटाबेस हमें बनाना पड़ेगा. ठीक है. अब इसमें की टर्म्स हमारे पास रहते हैं रिस्क लाइक्लीहुड, रिस्क इम्पैक्ट और रिस्क एक्सपोजर. ये हमारी की टर्म्स हैं, जिसमें हमारे पास लाइक्लीहुड रहता है कि प्रोबेबिलिटी हम कंसिडर करके चलते हैं कि रिस्क एक्चुअली हो कहाँ पे रहा है. इम्पैक्ट आ रहा है कि हमारे को रिस्क से, उस रिस्क से हमें कहाँ पे डैमेज हो रहा है, ये कौन सा हमारा पार्ट इफेक्ट हो रहा है. और एक्सपोजर रहता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क, कि एक्चुअल में रिस्क की वैल्यू है क्या. ओके. तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास. सम रिस्क में बी रिलेटिवली माइनर, मतलब कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो रिलेटिवली कम होते हैं, सच है स्मॉल डॉक्यूमेंटेशन डिले, कि मतलब डॉक्यूमेंटेशन में हमारा स्लाइटली कुछ डिले आ गया. वाइल अदर्स कैन हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट सच एज क्रिटिकल स्टाफ सिकनेस, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ हो गई, मान लो किसी स्टाफ का हमारे इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि वो बहुत टाइम तक नहीं आ पाएंगे. तो इस टाइप के कुछ रिस्क होते हैं. और रिस्क जो होते हैं आपको उनको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है. ठीक है. इसमें 2 हम स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लेते हैं आइदर रिड्यूसिंग द रिस्क एक्सपोजर बाय लोअरिंग द लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट, या फिर हम एक कॉन्टीजेंसी प्लान हम प्रिपेयर करके रखते हैं, जिसके लिए हम रिस्क को हैंडल कर सकते हैं जब वो होते हैं. तो नेक्स्ट आता है हमारे पास इन प्रायोरिटाइजिंग